हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोग का FST 4 पेपर हुआ, तो बच्चों इसका हम लोगों को डिस्कशन करना है और इसमें बच्चों हम लोग सिंह सर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और बच्चों आज हम लोग का जो FST 4 हुआ है उसका डिस्कशन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेडियस ऑफ बॉल इज 6 ± 0.9 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? परसेंटेज एरर। रेडियस गिवन है, ये जो रेडियस गिवन होती है बच्चों, तो ये पहली वाली ट्रू वैल्यू होती है और ये वाला एरर होता है। अब एरर वॉल्यूम में निकालना है, तो बॉल के लिए वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो परसेंटेज वॉल्यूम क्या निकलेगा? 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3 डेल्टा r/r इंटू 100। 3 डेल्टा r कितना है? 0.9 और r कितना है? 6 इंटू 100। 3 2 जा 6, 90/2 यानी कि 45% आ जाएगा। 45% बच्चों सेकेंड आंसर आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. ठीक है। What is the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance? इसमें ये बोला गया है कि लेंथ का नया यूनिट ऐसे चीज चूज किया गया कि जो स्पीड है वो यूनिटी है। वैक्यूम में स्पीड कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई और टाइम इतना लग रहा है, तो टाइम कितना है? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 8 × 60 + 20, ये टोटल आ जाएगा सेकेंड में। कितना आया? 48। 500 सेकेंड आ गया। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू VT होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गया 1 और टाइम हो गया 500 सेकेंड। 500 हो गया, तो यानी कि जो डिस्टेंस आ गई वो 500 ये न्यू यूनिट ऑफ लेंथ में आ गया। 500 आंसर आ गया। 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ आंसर आ गया तुम्हारा थर्ड नंबर। नेक्स्ट, इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाई p, देन de Broglie wavelength associated with it changes 0.5%। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। चेंज इन मोमेंटम जो डेल्टा p है, ये बच्चों यहां पर p गिवन है ना। तो अब de Broglie wavelength 0.5% चेंज हो रही, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? de Broglie wavelength होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब इसमें परसेंटेज में लिखो, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लो और h तो कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा p/p और इंटू 100 हो जाएगा। अब ये इनिशियल मोमेंटम हो गया p, ये हमें निकालना है। और ये वेवलेंथ में ये चेंज परसेंटेज गिवन है, ये जो परसेंटेज चेंज गिवन है यही वाला ये चेंज 0.5% है। ये परसेंटेज हो गया 0.5। डेल्टा p की वैल्यू p गिवन है और pi हो गया। ठीक है भाई, और इंटू 100 हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया pi, 100p अपॉन में 0.5, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई 200p आ जाएगा बेटा। 200p इनिशियल मोमेंटम आ गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आ गया बच्चों। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A car moves with uniform acceleration up to some distance. Initial final velocity uv, then velocity halfway of the car। देखो बच्चों, ये एक फंडामेंटल है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसके मान लो इस किसी जगह पे इनिशियल वेलोसिटी u हो गया और यहां पर कहीं जगह फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो इसमें हाफ यानी कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखें, हम लोग फार्मूला ही डायरेक्ट पढ़ते हैं ना। क्या होता है मिड पॉइंट पे वेलोसिटी? मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होती है अंडर रूट में
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। इसको डायरेक्ट याद रखें बच्चों, डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। थर्ड ऑप्शन मिल गया भैया, फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड ऑर्बिट से एनर्जी रिमूव करने के लिए निकालना है, तो रिमूव एनर्जी प्लस में हो जाती है 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है ना। तो अब ये हो जाएगा, रिमूव करने के लिए पॉजिटिव हो जाता है 13.6 और एन हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसमें फर्स्ट आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ सिग्नल निकालना है, तो वेवलेंथ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्यों बच्चों। तो अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 12400, इसको हम 1 2 3 7 5 ऐसे 375 भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर में 400 भी लिख सकते हैं। तो अपॉन में एनर्जी हो गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा कितना आएगा बच्चों, ये 12,400। ये आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग एंगस्ट्रॉम में हमें क्या मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में लगभग सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, बोलो भैया। ये अगर हटाएंगे तो 3 चौक 12, 4 आएगा, लगभग हमें मिलेगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये लमसम में आएगा बेटा, है ना, ये आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर इसका बच्चों थर्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 3 blocks are connected by inextensible string shown figure. A horizontal frictionless table and pulled to right with force 60 Newton, M1 10, M2 20, M3 30. Then tension T2 निकालना है। ये फोर्स कितना गिवन है 60 न्यूटन, M3 कितना है 30 kg, M2 कितना है 20, M1 कितना है 10। तो अब ये जो T2 टेंशन है ये हम लोगों को बच्चों फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पूरा सिस्टम इधर एक्सीलरेशन ए से भागेगा। सबसे पहला काम एक्सीलरेशन निकाल दो, और एक्सीलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स 60 हो गया, मास ऐड करो 60 हो गया, तो एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो, अब यहां पे टेंशन T2 तो इधर डायरेक्शन में लगेगा, तो इतने का FBT देख लो बेटा। FBT देख करके इसमें लगा दो F net इज इक्वल टू MA। तो F net कितना हो गया 60 माइनस T2, 60 न्यूटन माइनस T2। मास इसका हो गया 30 और एक्सीलरेशन 1 है। T2 उधर ले जाओ, 60 माइनस 30 तो 30 न्यूटन आ गया। ये थर्ड ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टीम इज पास्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें 22 ग्राम वाटर है, 22 ग्राम, और टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें स्टीम डाली गई, ये बाहर से क्या डाली गई, स्टीम डाली गई। अच्छा, अब बोला जा रहा है व्हाट मास ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट व्हेन वाटर इज 90 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब स्टीम मिलाई गई तो स्टीम से टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टीम से वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्टीम हीट देगा और वाटर हीट लेगा, और इसका टेम्परेचर 90, 20 से बढ़ के 90 हो गया, तो वाटर कितना प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम ये मान लें कि स्टीम देने पर कितना स्टीम वाटर में चेंज होगी,
है ना। तो मान लेते हैं m ग्राम स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर, n ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी। तो स्टीम हीट देगी और वाटर हीट लेगा, तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन लगा दो, हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर। अब जब स्टीम हीट दे देगी और m ग्राम जो है उसमें कन्वर्ट वाटर में हो गया, तो यहां पर एक तो लेटेंट हीट हो जाएगा और दूसरा स्पेसिफिक हीट के लिए हीट हो जाएगी ms डेल्टा थीटा, और वाटर के लिए इधर हो जाएगा ये भी ms डेल्टा थीटा। अच्छा, अब यहां पे m की वैल्यू ये m डैश मान लो, ये तो 22 ग्राम वाटर है और यहां पे m हमें निकालना है, तो m बाहर कर दो। लेटेंट हीट दिया हुआ है स्टीम की 2260 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 जूल में है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है 90 पे आ रहा है। तो 90 पे आने का मतलब हम लोग कर सकते हैं डेल्टा टी, स्टीम का 100 होता है, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू, इधर मास कितना हो गया 22 ग्राम, 22 ग्राम, ग्राम में आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट 4.2 और टेम्परेचर 90 पे 20 से 90 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस हो गया 90 माइनस 20। ये बच्चों इसमें m निकालेंगे, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, लगभग 2.8 ग्राम आ जाएगा। यानी कि अब जो स्टीम को देने पर वाटर कन्वर्ट हुआ तो वो 2.8 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो पहले 22 ग्राम था, 2.8 और हो गया, तो m नेट कितना हो जाएगा, m नेट हो जाएगा 22 प्लस 2.8 यानी कि 24.8 ग्राम। ये बच्चों फोर्थ आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे। सिस्टम एग्जिबिटिंग एसएचएम मस्ट पजेस, मतलब इसमें एसएचएम करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखो एसएचएम करने के लिए एक तो इलास्टिसिटी होना चाहिए, वो जो धागा हम लोग बांधते हैं वो इलास्टिक होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होती है, और उसमें इनर्शिया भी होना चाहिए, है ना। तो ये दो चीजें जरूरी होती हैं बच्चों। आगे चलते हैं। ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 60, व्हाट इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 3 सेकेंड। देखो बेटा, एक बॉडी है, ये फेंकी गई ऊपर की तरफ, ये एंगल हो गया कितना 30 और स्पीड हो गई इसकी u इज इक्वल टू 60। कह रहा 3 सेकेंड के बाद में कितना एंगल बनाएगा। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे एक इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है और एक दूसरा मेथड और होता है। मान लेते हैं अच्छा कि 3 सेकेंड बाद ये पार्टिकल यहां से एंगल ये थीटा हो गया और ये अल्फा बनाएगा, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो वही रहेगी। देखो बच्चों ध्यान दो, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा यानी कि cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin 30। u sin 30, यहां पर वेलोसिटी यही रहेगी हॉरिजॉन्टल u cos 30, और वर्टिकल वेलोसिटी हो गई vy। तो vy लगा दो u माइनस जी टी यानी कि uy माइनस जी टी, तो vy निकल आया u sin 30 माइनस 10 इंटू टी, तो vy कितना हो गया, u हो गया 60 sin 30 1/2 माइनस 30, vy हो गया 0। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया 0। वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ 0 होता है, हाईएस्ट पोजीशन पर। और दूसरी तरीके से हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से हम ए बी एंगल निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में लगा दो बच्चों tan अल्फा, तो tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि vy अपॉन vx यानी कि u cos 30, और vy क्या हो गया 0, tan अल्फा 0, तो अल्फा भी 0 हो गया। यानी कि 3 सेकंड के बाद में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल पे चलेगा
और जीरो एंगल हमेशा वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चलता है, तो जीरो आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, आगे चलें। स्टेटमेंट है द टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। क्या कैपेसिटर पे टोटल चार्ज जीरो होता है? होता है। देखो ये कैपेसिटर है, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इस पे निगेटिव होता है, तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो, यानी कि ये सही है। एसआई यूनिट कैपेसिटर इज 1 फैराडे। बोलो बच्चों ये सही है कि गलत है? फैराडे किसका यूनिट होता है? फैराडे चार्ज का यूनिट होता है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। फैराड होता है, फैराड होता है कैपेसिटर का, नॉट फैराडे। फैराडे चार्ज का होता है, तो गलत हो गया। तो यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों 12 नंबर, कॉलम 1 गिव्स अ सर्टेन फिजिकल टर्म एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। कॉलम 2 गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मैच कॉलम 1 2 निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला तो ये आ गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ये रो इज इक्वल टू ई बाई जे। ये आ गया। अब इसमें देखो ए का आर बी का एस, ए का आर बी का एस, ए का आर यानी कि सेकंड या थर्ड में कोई हो सकता है क्योंकि दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला और चौथा नहीं हो सकता। तीसरा देखें रिलैक्सेशन टाइम और करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मालूम है, करंट डेंसिटी ये होता है J बराबर NVD, यानी कि D का Q हो गया। D का Q कौन सा आ रहा? सेकंड आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। और ये जो फार्मूला होता है ये रिलैक्सेशन टाइम का होता है फार्मूला, है ना? तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट, a thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown figure, heat rejected by gas during cycle। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल चल रही है। साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो होता है जीरो, है ना? तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो। डेल्टा यू जीरो, तो Q इज इक्वल टू रिजेक्टेड वर्क डन हो गया, और वर्क डन किसके हो गया? एरिया के बराबर हो गया। एरिया निकालो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 3b माइनस बी हो गया, 3b माइनस बी, चौड़ाई हो गया 2p माइनस पी, 2p माइनस पी, p ये 2v आ गया, 2pv आंसर आ गया। 2pv हीट रिजेक्टेड हो जाएगा, पहला ऑप्शन मिलेगा। 13 का फर्स्ट मिल जाएगा बच्चों, 13 का फर्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टू पार्टिकल ए बी मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस आर ए आर बी विद स्पीड वी ए वी बी, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड निकालना है। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी होता है। अब टी कांस्टेंट हो गया, 2 पाई कांस्टेंट है, तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 बच्चों 1:1 मिलेगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, करे ए पार्टिकल इन सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, द फोर्स एक्सर्टेड। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी x और z का फंक्शन है, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है। देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एक्स जेड का फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स पार्टिकल पे है वो एक्स और जेड डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स का एक्स और जेड कंपोनेंट निकलेंगे। अब हम लोग को मालूम है कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर, और एक्स डायरेक्शन के लिए एफ एक्स डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करो, माइनस डी बाई डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या मिलेगा? 1/2 बाहर निकला, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल तो माइनस एक्स आएगा। इसी तरह से एफ जेड निकालो
तो माइनस डी यू बाई डी जेड निकलेगा, है ना। तो माइनस में डी बाई डी जेड 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 1/2 डिफ्रेंसिएशन x का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 हो जाएगा। z का मतलब हमें z वेरिएबल लेना है, बाकी 0 करना है। तो 1/2 x का 0 हो जाएगा, माइनस 2z आएगा, ये प्लस z हो जाएगा। अब टोटल फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू आई कैप एफ एक्स और के कैप एफ जेड। तो आई कैप एफ एक्स माइनस है तो माइनस आई कैप एक्स और ये प्लस में है प्लस के कैप जेड। देखो बच्चों कौन सा आंसर है, पहला देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बच्चों। ओके बच्चों, हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग का, स्टार ए हैज रेडियस आर, सरफेस टेम्परेचर टी, और दूसरा स्टार है बी जिसका रेडियस 4r है और उसका टेम्परेचर T/2 है। क्वेश्चन में निकालना है रेशियो ऑफ रेडिएशन पावर। तो आपने स्टीफन्स लॉ पढ़ा है कि जो इमिसिव पावर होता है, इमिसिव पावर जिसको हम लोग ई बोल रहे हैं, तो इमिसिव पावर की प्रोपोर्शनलिटी अगर हम लोग देखते हैं तो ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ सिग्मा लिखते हैं टी की पावर 4। इमिसिव पावर बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो गया सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ से अगर हम लोग एनर्जी की वैल्यू देखें तो एनर्जी बराबर हो जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4, जहाँ पर स्मॉल टी टाइम है। अच्छा, एरिया की बात करें तो इसको हम लोग एरिया के टर्म में लिखें, एरिया को हम लोग 4πr² लिख सकते हैं क्योंकि स्टार है, रेडियस दे रखा है, तो यहाँ पर एरिया को r² या 4πr² से लिखें, स्मॉल टी कैपिटल टी की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन में, यानी एनर्जी की हमको रेडिएशन पावर निकालना है। तो अगर हम लोग टी को इधर ले लें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलते हैं पावर। तो पावर का अगर फार्मूला देखें तो ये हो गया सिग्मा 4πr² टी की पावर 4, यानी जो पावर है हमारा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पावर प्रोपोर्शनल टू r² टी की पावर 4। अब चलो यहाँ रेशियो निकालना है रेडियन पावर का, तो PA/PB की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस हो गया RA/RB, इसका स्क्वायर करेंगे और TA/TB का यहाँ पर पावर करेंगे 4। वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस है A की स्मॉल r और B का रेडियस 4r है, इसको स्क्वायर करेंगे और टेम्परेचर दे रखा है कैपिटल T/T/2 और इसका पावर करेंगे 4। r से r कट गया, t से t कट गया, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ गया 1/16 इंटू ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो गया 16, 16 से 16 कट गया, रेशियो आ गया 1:1। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में स्टीफेंस लॉ इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है, यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मास ऑफ टू बॉडीज। तो मान लेते हैं दो मास हैं m1 और m2, इनके बीच की दूरी मान लें r है। क्वेश्चन में अभी फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन का। फोर्स का फार्मूला हो जाएगा 1/4π0 m1 m2/r², और ये वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ये 100 है, तो 100 बराबर हमारा ये आ गया 1/4π0 m1 m2/r²। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वन बॉडी इज इंक्रीज बाई 10%, मास ऑफ वन बॉडी, तो एक बॉडी का मास 10% इंक्रीज कर देंगे, तो अब नया मास हो गया m1 डैश, 10% इंक्रीज हो गया, तो अगर हम पहले मास को m1 माने तो 10% का मतलब हो गया 10/100 मतलब 0.1, तो 0.1 m1 उसमें बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.1 m1। दूसरे मास के बारे में बोला गया है कि अनदर बॉडी डिक्रीज बाई 10%, तो दूसरा मास हो जाएगा m2 डैश
इसकी वैल्यू 10% डिक्रीज करेंगे तो हो गया m2 माइनस 10% मतलब 0.1 m2। अब हमको निकालना है क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू, तो नया फोर्स अब आ जाएगा। अब मास ये है तो नया फोर्स एफ डैश हो जाएगा 1/4 m1 डैश m2 डैश अपान डिस्टेंस वही रखेंगे r²। वैल्यू पुट करते हैं 1/4 m1 डैश की जगह पर हो गया 1.1 m1, m2 की जगह पर हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 में से 0.1 गया तो 0.9 m2 हो जाएगा। तो 0.9 m2 डिवाइडेड बाई r²। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 11, ये हो गया 1.1 इंटू 9 तो ये हो गया 99 और 0.99 के m1 m2 बाई r²। क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू हम लोग को पहले दे रखा है, कितना है के m1 m2 बाई r² की वैल्यू 100 है, तो इसकी जगह पर 100 कर देंगे तो 99 इंटू 100 करके वैल्यू निकालेंगे 99 आएगा, तो 99 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे। m1 में 10% इंक्रीज करना है, m2 में 10% डिक्रीज करेंगे। 18 है हाफ वेव रेक्टिफायर में द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर फुल वेव। देखो भाई फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट वो होती है 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के, इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आंसर आ जाएगा 100, तो 100 हर्ट्ज यहाँ पर आंसर होगा। अगर ये हाफ वेव होता तो आंसर 50 ही सही होता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 19 में ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर में है, इसमें से 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस कट हो रहा है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। कट करके इसको निकाल देना है क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो ये दूरी यहाँ से और ये दूरी यहाँ से, ये हमारे क्वेश्चन में 3.2 सेंटीमीटर दे रखा है। बताना है कि जब इसको कट करके निकालेंगे तो व्हाट इज द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कुछ इधर चला आएगा, तो पहले अगर ये सेंटर ये था अब हो गया C', तो हमको कितना शिफ्ट हुआ ये वैल्यू निकालना है, शिफ्टिंग की वैल्यू। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट होगा तो कितना शिफ्ट होगा ये निकालना है। तो शिफ्टिंग का डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि जो शिफ्ट होगा एक्स शिफ्टिंग में, ये हम लोग लिख सकते हैं m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। चलो हम लोग इस वाले को यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस है इस सेंटर को रेफरेंस मानेंगे, ठीक है, इस सेंटर से हम लोग वैल्यू लिखेंगे इस वाले पे। चलो पहले वाले का मास क्या मान लें, अगर इसका रेडियस 6 है तो इस वाले का हम लोगों ने मास बड़े वाले का मान लिया m। अब छोटे वाले का मास कितना होगा, देखो पहले का रेडियस है 6, अब ये रेडियस हो गया 2, यानी कि ये जो पहला अगर रेडियस r है तो ये हो गया हमारा r/3, तो इसका मास क्या होगा, अगर r रेडियस का अगर हम लोग देखें, r रेडियस का अगर मास m है तो r/3 रेडियस का मास हो जाएगा m/9। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का अगर मास m है तो 2 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा m/9, तो m2 की जगह m/9 रखेंगे, m1 की जगह m रखेंगे। अब चलो देखो m1 जो मास है ये वाला उसका लोकेशन होगा इसी पे, तो इसके लिए x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस करेंगे m2, तो ये छोटे जो कट हुआ है उसका मास अगर हम लोग देखें तो ये मास हमारा हो गया m/9, तो इसको लिखेंगे m/9, और इसके लिए जो रेफरेंस लाइन है यहाँ ये कितनी दूरी पे है 3.2, ये वैल्यू हो गया 3.2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस m/9। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस इसको अगर कट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा, चलो अभी देखो 9, ये हो जाएगा हमारा 9 से इसको कट कर दें, चलो 9 अभी रहने दो, कट नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा
3.2 m/9, नीचे क्या आ जाएगा वैल्यू 9m माइनस m, 8m/9, तो 8m/9 करेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 3.2/8, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.4। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि ये शिफ्ट होगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये सेंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना वैल्यू का 0.4, ऑप्शन हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएसएम इज पाई। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को अगर लिखें मीन पोजीशन से तो a sin ओमेगा टी होता है, और अगर वेलोसिटी लिखें तो एक साइन की जगह क्या हो जाएगा cos, तो a ओमेगा cos ओमेगा टी, और अगर एक्सेशन की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेशन के बीच में फेज बताना है कितना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये एक्सेशन इनके बीच में, ये साइन का इक्वेशन ये माइनस साइन का, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है पाई। स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ट्रू है। दूसरा देखो, द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज बोथ पीरियोडिक एंड एसएचएम। सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, ये पीरियोडिक तो है क्योंकि अपना जो पाथ है वो रिपीट कर रहा है एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद, तो यूसीएम तो पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन ये एसएचएम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसएचएम की कंडीशन है जब फोर्स या एक्सेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। ट्रू किसी मीन पोजीशन के ट्रू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम। तो यहाँ पर एक्सेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, तो जो कि नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 21, इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, E = 2I + 3J + K। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10, नहीं एरिया वेक्टर दे रखा है 10K, ये एरिया वेक्टर है। क्वेश्चन में निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स होता है E.S, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर K है तो K से मल्टीप्लाई होगा, तो 10K होके आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करें तो 3I + 3J + K का डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं किसके साथ, S के साथ, जो कि 10K है। तो यहाँ पर K से K मल्टीप्लाई होगा, इस वाले को इससे केवल करेंगे, बाकी 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10। करेक्ट आंसर सेकंड। चलिए 22 करते हैं, नोड इन द स्टेशनरी वेव। नोड देखो, स्टेशनरी वेव की अगर बात की जाए तो नोड वो पॉइंट होता है जहां पर देखो, अगर यहाँ पर तो ये हमारा यहाँ नोड बनता है और यहाँ पर एंटी नोड बनता है, तो नोड वो पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल एट रेस्ट होता है। पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पर मोशन नहीं करता है, रेस्ट में होता है, और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है। एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो नोड पे यहाँ पर तो अगर बात की जाए, पूछा है प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी, तो चूंकि यहाँ का एरिया कम होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, एरिया यहाँ कम होता है इसलिए प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा, तो ऑप्शन सही है। और डेंसिटी भी यहाँ ज़्यादा होता है, तो प्रेशर चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नोड। एंटी नोड में एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्लोज आर्गन पाइप है और वन एंड इसका क्लोज है और थर्ड ओवरटोन में ये वाइब्रेट हो रहा है। क्वेश्चन में बताना है कितने नोड कितने एंटी नोड, कितने नोड और कितने एंटी नोड होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्लोज आर्गन पाइप बनाए, तो ये क्लोज आर्गन पाइप अगर इसको बोले एंटी नोड तो ये होगा नोड, यानी कि क्लोज आर्गन पाइप में नोड एंटी नोड का नंबर बराबर होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड ओवरटोन है, तो अगर थर्ड ओवरटोन की बात की जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं 2n+1 B/4L से। थर्ड ओवरटोन है तो फार्मूला बनेगा 7B/4L। क्वेश्चन में कितने नोड कितने एंटी नोड होते हैं, तो नंबर ऑफ नोड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ नोड बराबर होता है नंबर ऑफ एंटी नोड। दोनों का नंबर क्या होता है, बराबर होता है, और दोनों का नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओवरटोन +1, ओवरटोन नंबर +1 के बराबर होता है। ओवरटोन कितने हैं, थर्ड ओवरटोन है तो इसका मतलब 3 + 1,
4 यहाँ पर नोड और एंटी नोड बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर नोड दे रहा है 3 एंड 3, तो गलत हो गया। 4 एंड 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो ये फॉल्स है। वेलोसिटी का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हमारा गैस के लिए गामा आर टी बाई एम होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो हमारी यहाँ पर होती है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये फार्मूला होना चाहिए। तो यहाँ एम्पलीट्यूड दिया गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज ईएमएफ 16 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 मैक्सिमम करंट। देखो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो। करंट की वैल्यू ई अपान क्या हो जाएगा आर, ई की वैल्यू 16 है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 0.4 है, ये हो जाएगा 40। तो 40 एम्पियर का इसका करंट आएगा, आंसर नंबर 1। 25, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। तो ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस मान लेते हैं ऐसा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, क्वेश्चन में बोला कितनी दूरी पे, ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस सरफेस पे 1.5 है। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में u की वैल्यू -100 है, और इधर का अगर हम लोग इसको n2 लिखे तो इधर का मीडियम n1 होगा, लाइट रे इधर से निकलेगी। इमेज कहाँ बनेगा तो देखते हैं। फार्मूला आप लोगों ने कर्व सरफेस के लिए पढ़ा होगा, n2 बाई बी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। चलो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, n2 ये है 1.5 और इमेज की पोजीशन बताना है तो वो b हो गया, माइनस n1 की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, एयर है तो एयर के लिए वैल्यू 1 हो जाती है। u की वैल्यू -100 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +100 बराबर n2 माइनस n1, तो 1.5 माइनस 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 20। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो देखो ये 1 हो गया, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 0.5 बाई 20, नीचे हो गया 1/40 1/40 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला 100 प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी किसकी, वेलोसिटी जो हमारी इमेज की पोजीशन आएगी वो 100 आएगी, 100 आएगी। और 100 कहाँ से आएगी, फ्रॉम ग्लास सरफेस से, और जिधर इंसिडेंट रे होता है उसी तरफ इमेज बनेगी, तो इमेज जो है इंसिडेंट रे की तरफ ही बनेगी। तो आंसर 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो 25 में जो आंसर आ रहा है वो थर्ड आएगा। तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले से ये कर्व सरफेस के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूविंग स्पीड दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है परपेंडिकुलर टू इट। तो रेडियस होता है mb अपॉन qb। m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, मास है 9 × 10⁻31। वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3 × 10⁷, और चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, चार्ज है 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 3 से 6 काट दो, 2 आ गया, और 2 को हम लोग अगर देखें यहाँ पर 10⁻31, ये -4, ये हो गया हमारा 23, और ये 10, तो वैल्यू आ गया हमारा 9 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 16, 2 जा हो गया 3.2। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा 0.28 मीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 28 सेंटीमीटर
आंसर हो जाएगा पहला। चलो अगला करते हैं 27। एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम, क्वेश्चन में बताना है एंगुलर एक्सेशन। तो एंगुलर एक्सेशन होता है हमारा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई चेंज इन वेलोसिटी अपन क्या लिखेंगे, टाइम। चलो फाइनल, चूंकि यहाँ पर आरपीएम दिया तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू लिखें, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ की वैल्यू 1200 बाई 60, आरपीएम है तो इसको किस में बदलेंगे, रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, इसी तरह इसको भी बदलेंगे। ये हमारा वैल्यू इनिशियल हो गया, ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा 0 से, ये हो गया 20, ये हो गया 40 पाई। तो इनिशियल वैल्यू 50 आ गया। फाइनल चेक करें, फाइनल में भी ऐसे लिखेंगे 2 पाई 3120 डिवाइडेड बाई 60, 6 से कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, 104 पाई। तो यहाँ से लिखेंगे तो 104 पाई में से कितना घटाएंगे, 40 पाई, डिवाइड करेंगे टाइम जो कि क्वेश्चन में दे रहा है 16, तो ये हो गया 60, 64, तो 64 अपान 16 पाई, वैल्यू आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई इसका राइट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। 28 इन अ गीगा मार्सन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ से अल्फा जो है पार्टिकल वो इस पे बम्बारमेंट करा रहे हैं, तो यहाँ तक मान लो जाएगा, यहाँ से लौट आता है, तो ये दूरी हमारी क्लोजेस्ट अप्रोच कराता है। क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए क्या होता है कि इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 7.7 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल में लिखेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग अगर लिखेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 यहाँ पर जेड ई यानी 2ZE स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, R0। क्वेश्चन में R0 की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से R0 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो R0 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, 2ZE की वैल्यू अगर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लेंगे, स्क्वायर करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे 7.7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो शायद पहली वैल्यू ही आ रही है, तो 28 का जो ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जेड के बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल इज ए प्लस मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए। तो मिनिमम डेविएशन में म्यू बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं, म्यू की वैल्यू यहाँ पर रहने दो, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन ए है तो ए प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो ये वैल्यू देखो ध्यान से, 2a बाई 2 हो गया, तो ये ऊपर आ गया साइन ए, साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, डिवाइड कर रहे हैं साइन ए बाई 2 से, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। म्यू बराबर हमारा आ गया, म्यू बराबर हो गया 2 कॉस ए बाई 2, 2 कॉस ए बाई 2। क्वेश्चन में हमको निकालना है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकालना है तो cos a बाई 2 यानी a बाई 2 बराबर आ जाएगा cos इनवर्स म्यू बाई 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2।
तो 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2, ये ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्क फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट के बराबर, न्यू नॉट की वैल्यू निकालना है तो वर्क फंक्शन अपान एच। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में 2.14 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, डिवाइड करेंगे एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी आ रही है 5.16। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 तक का डिस्कशन। इसके आगे का डिस्कशन आपको आरडी सर करेंगे। तो गुड इवनिंग बच्चों, 20 तारीख के एफएसटी पेपर एफएसटी नंबर 4 2025 के लिए तो 30 क्वेश्चन आपके पास डिस्कस हो चुके हैं और हम लोग समय न बर्बाद करते हुए आगे को क्वेश्चन करते हैं। तो 31st क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। तो ससेप्टिबिलिटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है और डायामैग्नेटिक के लिए ये लेस देन 1 होती है, बल्कि ये निगेटिव होती है डायामैग्नेटिक के लिए, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये 1 से बड़ी होती है। इनफैक्ट तो ऐसा है कि ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक की काफ़ी ज़्यादा होती है, बट अगर कोई ऑप्शन इसमें ग्रेटर देन 1 होता तो वो ज़्यादा सही माना जाता। जैसे आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी अबाउट 5000 होती है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, डायामैग्नेटिक की निगेटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक की 1 से कम ही होती है, नियर अबाउट थोड़ी बहुत 0.8 0.6 ऐसी होती है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था, ये सीधे सीधे ऐसे ही हो जाएगा। और ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हम नोट कर लेते हैं, एफ ई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट is kept at a distance of 5 centimeter from the objective so that the final image is formed at the least distance vision। और least distance vision इसमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग 20 सेंटीमीटर लेके ही कैलकुलेट करेंगे। ये बात दूसरी है कि एक्चुअल जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है वो अबाउट नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर होता है, बट वाट एवर गिवन इन क्वेश्चन हम लोग उसी को लेकर के करेंगे। तो हम पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या सिचुएशन है, ये मेरे पास आई ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, और ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरे पास UO, दैट इज़ -5। और देखो, ऑब्जेक्टिव से हमेशा रियल इमेज बनाई जाती है, तो यहाँ से हम इसकी रियल इमेज बनाते हैं। ये इसकी इमेज बनी, और ये मेरे पास पहली इमेज बनी, और ये डिस्टेंस है VO।
तो VO इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1/V लेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंस इक्वेशन 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो U की जगह लिख दिया गया है -5 बराबर 1/, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 है। तो अब इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1/V, दैट इज़ 1/4 माइनस 1/5, और ये LCM ले लिया 20, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, तो V बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, और बेसिकली ये VO है ऑब्जेक्टिव से। अब ये मेरे पास जो आईपीस लेंस है, ये फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस विज़न पे बताता है, जिसको कैपिटल D कहते हैं, और ये 20 सेंटीमीटर की दी गई है। तो अब मेरे पास आईपीस के लिए ये मुझे बेसिकली इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में हमारे पास फार्मूला होता है VO/UO और 1+D/FE, ये फार्मूला रहता है। तो VO तो हमने निकाल ही लिया है, तो 20 और ये 5 और 1+20/10, तो अब मेरे पास ये हो जाएगा 2 + 1 3, और ये 4 × 3, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन 12 आ गया। तो आंसर मेरा आ गया है, ये 12 है। इसमें आपसे इस माइक्रोस्कोप की लेंथ भी पूछ सकते थे, तो आप आईपीस के लिए हमारे पास जो आईपीस की है ये -20 होगी, क्योंकि इधर की इमेज इधर ही बनेगी, और UO हम लोग निकाल लेंगे, UO निकाल लेंगे, FE दिया है UE, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो माइक्रोस्कोप की लेंथ भी मिल सकती है। लेकिन वो पूछी गई है तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नीफिकेशन पूछा था और वो हमने बता दिया है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों केस में मालूम होना चाहिए। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है वो केस ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, ये दिया हुआ है, PYQs में आया हुआ है, इसलिए ये फार्मूला भी मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, NTA के परिचिह्नों पर, हालांकि NTA आजकल खुद ही बड़ा डिस्प्यूटेड है। तो जो स्टेटमेंट लाइन है, अब पहला स्टेटमेंट देखिए, H. Giger and E. Mordens directed a beam of alpha particle emitted from a 21483 bismuth radioactive source at the thin metal foil of gold। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको लग सकता है ये गलत है, बट यू रीड NCERT केयरफुली और रीड एनी एटॉमिक फिजिक्स केयरफुली। रदरफोर्ड का जो अल्फा एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। तो ये क्वेश्चन सही है। यहाँ अगर रदरफोर्ड लिखा होता तो भी सही था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इज डिवोटेड टू हिम,
वो मेन इंचार्ज थे, उन्हीं के ये 2 असिस्टेंट थे, और इनफैक्ट वो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था। सेकेंड है, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ से इसका सेंटर है न्यूक्लियस का, और ये अल्फा पार्टिकल फेंका गया है। तो आपने फिगर ऐसे पढ़ी होगी। तो बेसिकली जब इन्फिनिटी पर, वैसे तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ ए वेरी वास्ट टर्म, हम लोग इसको इसी एक्सपेरिमेंट के लिए देखेंगे जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पर इस न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ती है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर होती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, और फाइनल वेलोसिटी तो ये है, इस पे पर डाले गए परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये जो हमारे पास लिखा है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, यही इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रहा है। जब अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो न्यूक्लियस के सेंटर से वो कितना ऊपर है उसका सेंटर, यही इम्पैक्ट पैरामीटर है। अगर बिल्कुल अल्फा पार्टिकल यहाँ से फेंका जाएगा तो ये डिस्टेंस 0 है, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा, तब ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। तो ये फाइनल वर्ड इसको गलत बनाते हैं। अगर यहाँ पे इनिशियल लिख दिया जाता तो ये सही होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बना, पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार इस बार नीट में भी आया था। तो ये बार मैग्नेट्स हैं, ईच इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट mm मान लेते हैं। 90 डिग्री पे है तो ये हो जाएगा m√2। इसका इधर है, इसका इधर है, तो ये हो जाएगा 0, और इसका इधर है और इसका इधर है। तो अब ये 2 इक्वल फोर्सेस हैं, तो m cos 30 √3/2, नो 30 डिग्री है तो cos 30/2, तो cos 15 हो गया, और ये 60 है तो ये तो m√3 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो देखो यहाँ तो दोनों फोर्स बराबर ही हैं, सबसे कम एंगल ये वाला है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये वाली होगी। आपको मालूम है ना कि रिजल्टेंट जितना एंगल बड़ा होगा, रिजल्टेंट उतना ही कम होता जाता है। तो यहाँ तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री था, तो यहाँ 0 हो गया, दोनों बराबर थे m-m। तो सबसे छोटा एंगल ये है, और इसको निकालने का तरीका भी है। cos 15 आप निकाल सकते हो। cos 15 होता है √3 + 1/2√2 होता है। कैसे निकाला, ऐसे निकाल सकते हैं, cos 45 - 30 करके, और फिर इसके बाद ओपन करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कैलकुलेट करें, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का अंतर है, और यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है। तो जब मिनिमम एंगल होगा तो रिजल्टेंट सबसे हमारे पास ज़्यादा आएगा।
ये देखिए ये पार्ट भी शुरू हो गया है। देयर माइट बी सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस। नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर टर्न्स, तो पहले हम लिख लेते हैं NP अपॉन NS। NP अपॉन NS is equal to 5/10 and the mutual inductance of the transformer is 25 Henry। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर्स आर मेड 10 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो कहते हैं कि बताइए कि अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन बहुत सारी चीज़, जैसे शेप, जैसे डिस्टेंस दोनों कॉइल के बीच की, डिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, ओरिएंटेशन, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये N1 और N2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनता है। एरिया कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, लेंथ इधर उधर होती है, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो पहले केस में हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस 25 था और पहला वाला 5 था, दूसरा वाला 10 था, तो प्रोडक्ट 50 है। और जब मैंने इंटरचेंज कर दिया है, प्राइमरी में हमने 10 कर दिया है, सेकेंडरी में 5 कर दिया है, तो भले ही ये अब 10 हो गया है, ये 5 हो गया है, प्रोडक्ट वही रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अब भी वही होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सार है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूले आपको याद करने चाहिए। सॉलिनॉइड के लिए, कॉइल्स के लिए, तरह तरह के कॉइल्स हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉमन फैक्टर है। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन है। द Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोसेस इज गिवन बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल सही है। इट इज क्वाइट करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है, द Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोसेस इज सम ऑफ द फाइनल मासेस, और माइनस इज मिसिंग हेयर, माइनस सम ऑफ द इनिशियल मासेस। तो ये गलत है, क्योंकि Q वैल्यू के 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है सिग्मा KF माइनस सिग्मा KI। दूसरा होता है सिग्मा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। तो रिएक्टेंट इनिशियल पहले होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लिखते यहाँ पे इनिशियल मासेस लिखते और यहाँ पे फाइनल लिखते तब ये सही हो जाता है, लेकिन ये गलत हो गया। और एक बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में होता है सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी बाय रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी के लिए ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और ये मासेस के लिए इनिशियल माइनस फाइनल होता है। मास डिफेक्ट होता है, इनिशियल मास ज़्यादा होता है, फाइनल कम होता है। वही मास जब लॉस होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इनिशियल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आइए। When an unpolarized light beam is incident from air into glass, तो एयर से ग्लास में आ रही है और ये अनपोलराइज्ड है, और ये जब पोलराइजिंग एंगल पर पड़ेगा, जो जिसको ब्रूस्टर एंगल भी करते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड बीम इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, अगर ये पोलराइजिंग एंगल है आईपी, और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज होती है ये पार्शियल पोलराइज होती है। तो फर्स्ट आंसर तो सही है। रिफ्लेक्टेड वाली पार्शियली पोलराइज नहीं, कंप्लीटली पोलराइज होती है, इसलिए ये गलत है। रीजन फॉर वन इज दैट ऑलमोस्ट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नहीं, ऑलमोस्ट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, खाली बहुत फ्यू परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। फार्मूला आप लोगों की किताब में नहीं दिया गया है, लगभग 4% लाइट रिफ्लेक्ट होती है अगर एयर ग्लास सिस्टम है। और ऑल ऑफ द अबव, तो जब ये दो नहीं सही हैं तो यही वाला तो सही है, बस एक सही है, फर्स्ट आंसर है। देखिए, ये जहाँ पे आप पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस चैप्टर में, एक बाइंडिंग एनर्जी का कर्व दिया गया है और उसके नीचे कुछ 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो दूसरे वाले पैराग्राफ को तोड़ करके ये ग्राफ बनाया गया है। आप ग्राफ जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी कैसा होता है, इधर मास नंबर होता है, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे जाता है, और ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है और होता भी है कि 30 से 170 तक ये स्टेबल जोन होती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी हाई होती है, और मैक्सिमम इसका करीब 8 पॉइंट आयरन के लिए होता है, एंड हैज़ ए वैल्यू ऑफ 7.6 फॉर ए इज इक्वल टू 230। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है और ये बिल्कुल सही बात है। सही बात वैसे भी है, मतलब एनसीईआरटी में आप ये लाइन पढ़ सकते हैं। और सेकंड है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर ए लेस देन 30 एंड हैवी, मतलब मोर देन 170, तो इन कंपेरिजन टू इंटरमीडिएट, तो सेकंड वाला भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है तो होती है, कम होती है तो होती है, वो हमको याद करके रखना है। और फिर इनके रीजन फिर आगे हायर फिजिक्स में और ज़्यादा हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि पहले बढ़ती है फिर स्टेबल हो जाती है, तो वो सब इसमें नहीं है। हमें ये फैक्ट याद रखना है, उसी पे न्यूमेरिकल भी लगाना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। तो उनके वॉल्यूम सेम है, सेम मटेरियल है, यानी उनके वाई सेम है और वॉल्यूम सेम है। हाउएवर वायर 1 हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो मैं पहला वायर 1 ले लेता हूँ, वायर 2 ले लेता हूँ, तो ये दोनों के वाई वाई हैं, और वायर 1 हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड वायर 2 हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है, इसका 3A है एरिया। If the length of the wire 1 is increased by delta x on applying a force F, how much force is needed to stretch the wire 2 by same amount? तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो चेंज इन लेंथ होती है स्ट्रेचिंग की, उसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला आप जानते हैं, यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेचिंग फोर्स
अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हुई? एफ एल अपॉन ए वाई। अब इसको दोनों वायर के लिए सेम रखना है। तो वायर 1 के लिए ये फोर्स कितना है? देखिए वायर 1 के लिए ये फोर्स कितना है? एफ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। पहले वायर पे फोर्स एफ लगाया गया है और इसका यंग मॉडुलस वाई है और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है। सेकेंड वायर के लिए फोर्स कितना लगाया जाए? हाउ मच फोर्स इज नीडेड? तो इसको एफ डैश मान लिया। इसका एरिया 3a है, क्रॉस सेक्शन एरिया y है। अब वॉल्यूम सेम था दोनों का, तो अगर इसकी लेंथ l है, एरिया a है और इसका एरिया अगर 3a है तो जाहिर है इसकी लेंथ l/3 होगी, तभी तो वॉल्यूम सेम होगा। तो यहां पर लिख देंगे l/3 और आपको इंक्रीमेंट उतना ही चाहिए, जितना वो वायर बढ़े उतना ही वो भी बढ़े। तो अब देखिए a बाई एल सब कट गया, a बाई एल सब कट गया, तो f डैश बराबर 9f आ जाएगा। यानी दूसरे वायर पे आपको 9f अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया था। चलिए ये और सिंपल है। ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5.0 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. तो ये रॉकेट था, तो इसका वेट mg नीचे लगेगा 20,000 g और हमने इसको कुछ ब्लास्ट दिया सडन फोर्स और उससे इसका एक्सेलरेशन 5 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी बात है, न्यूटन अंकल को याद करते हैं, F माइनस mg। तो ये g को भी 10 मान लेते हैं, तो ये 2 × 10⁵ हो जाएगा। दिस इज 2 × 10⁵ बराबर ma। तो 2 × 10⁴ और एक्सेलरेशन इज 5। तो f बराबर कितना हुआ? निकाल लीजिए भाई। 2 × 10⁴ × 5 और प्लस 2 × 10⁵। तो 2 × 10⁴ तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 5 और ये 10 हो गया और ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30। तो 3 × 10⁵ न्यूटन। फर्स्ट आंसर आ गया। पार्ट बी का जरूर है लेकिन कोई चैलेंजिंग नहीं था, बस f बराबर ma लिखना था। और थोड़ा सा ये ब्लास्टेड से बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे हमने कोई सडन फोर्स लगाया तो ये उस दैट इंस्टेंट के लिए फोर्स लग रहा है, बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से। LCR सर्किट है, रेजोनेंस में है और 10 वोल्ट सभी के अक्रॉस है। तो ये हमारे पास R है, ये L है और ये मेरे पास एक कैपेसिटर भी होगा, ये C है। और यहाँ से कुछ अल्टरनेटिंग सोर्स दिया गया है और RMS वैल्यू कुछ होगी और सभी के क्रॉस वोल्टेज 10 है। ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है। हम करंट निकाल लेते हैं, करंट कितनी है। तो करंट जो रेजिस्टेंस में होगी वही सब में होगी।
तो ये हो जाएगा 10/R, तो करंट इतनी हो गई। अब कहते हैं कि बाकी कुछ नहीं बदला, AC सोर्स वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, इसका रेजिस्टेंस XL और XC जो था वो नहीं चेंज होगा। रेजिस्टेंस को हमने आधा कर दिया, तो आपको मालूम है कि रेजोनेंस में जो करंट आती है वो E/R के बराबर होती है, क्योंकि करंट अगर लिखेंगे तो E/Z लिखते हैं, और Z की वैल्यू रेजोनेंस के केस में R होती है, क्योंकि Z बराबर √XL - XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो रेजोनेंस में ये दोनों तो टर्म तो जीरो हो जाता है, दोनों XL और XC बराबर ही रहते हैं। तो हमारे पास ये था, और ये जो वोल्टेज था 10, VL कितना होता है, ये होता है IXL, और VC कितना होता है IXC। अब जब आपने रेजिस्टेंस को आधा कर दिया नए केस में, तो करंट हो जाएगी मेरे पास, ये टोटल E भी यहाँ पे 10 ही होगा, क्योंकि VL और VC बराबर होते हैं, तो I हो जाएगी 10/R/2। तो हमारे पास करंट डबल हो गई, लेकिन XL और XC वही रहे, तो करंट डबल हो जाएगी, तो VL और VC भी डबल हो जाएंगे, VL और VC भी डबल हो जाएंगे। रेजोनेंस का फायदा लिया इसने, रेजोनेंस है तो टोटल E बराबर VR, और वो 10 वोल्ट था। अब उसके बाद उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को आधा किया, इन दोनों को नहीं बदला, तो रेजोनेंस अब भी यही रहेगा, रेजोनेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है √1/LC। आपने ना L को चेंज किया ना C को चेंज किया, तो रेजोनेंस पहले भी था, अब भी वही है, अब भी रहेगा। EMF जो पहले था वही अब भी रहेगा, सोर्स बदला नहीं है। रेजिस्टेंस आपने आधा कर दिया तो करंट दुगनी हो गई, तो जब करंट दुगनी हो गई तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि XL और XC वही है। तो आंसर ये रहेगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, इसको दोबारा पास करके फिर देखिएगा। नेक्स्ट में आइए, ये बिल्कुल रटा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। टॉल सिलेंडर है, हाईली विस्कस आयल है, और जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो शुरुआत में mg लगेगा, अब थ्रस्ट लगेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के आते ही श्यान फोर्स लगेगा, और स्टोक्स फोर्स जिसको हम लोग 6π/RV कहते हैं, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी नहीं, शुरुआत 0 से होगी और लगातार नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल नहीं होता है, ये फार्मूले से डिराइव करने पे आएगा। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ऐसे आएगा, इसको याद करे रहिए, हमेशा ऐसा ही आता है। ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है। गॉस लॉ में जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन ε0। तो इससे फ्लक्स निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, सब में +Q ही है, तो सबके क्रॉस फ्लक्स यही रहेगा Q/ε0। इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स, सब में सेम रहेगा। सर्किट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cell, each cell is having EMF E and internal resistance R. If 3 cells are wrongly connected,
देन टोटल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए ये मेरे पास n सेल हैं इस टाइप से, ये हैं, एंड देर आर 3 रॉन्ग्स हैं। 3 रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? रॉन्ग का मतलब है कि वो उल्टा जुड़ गए हैं ऐसे। तो जब हम चलेंगे, टोटल n है और उसमें से 3 रॉन्ग है, मतलब n-3 करेक्ट है और 3 रॉन्ग है। तो जब हम ईएमएफ निकालेंगे तो जो सेल सही डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं वो n-3 हैं। तो n-3 इंटू ई, ये तो प्लस के होंगे, और जो उल्टे जुड़े हुए हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा n-6 ई। और रेजिस्टेंस के लिए सब जुड़ जाएंगे, वो NR हो जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, और इनको समझाने का मतलब है कि फिर पूरा वो चैप्टर पढ़ाओ। अब देखिए, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। Displacement current goes through the gap between the plates of a capacitor when the charge of the capacitor does not change। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, पहले ये देख लो। ये होता है एप्सिलॉन 0 d/dt ऑफ फाई ई, ये रहता है। तो अगर, और फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, d/dt ऑफ ई डॉट ए होता है। तो अगर ये चार्ज नहीं बदलेगा, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये चार्ज नहीं बदलेगा, डज नॉट चेंज, चार्ज नहीं बदल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये एरिया भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो d/dt तो इनका 0 हो गया, यानी तब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं फ्लो करेगी। और ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट तभी फ्लो करेगी जब ये चार्ज चेंज ना हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो इसी के बिहाफ पे तो हमने ये इसको गलत किया है, तो ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी अराइज होगी जब ये चेंज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, तब ये अराइज करती है। तो दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 46। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। लैंग्वेज इसकी हाँ सही है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 4 times the intensity due to each slit on condition that ये दोनों स्लिटों की विड्थ सेम हो और दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 सेम हो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई 0 होना चाहिए, तो ये बनता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2। अगर दोनों इंटेंसिटी मान लीजिए I0 है, सेम है, तो I0 प्लस I0 प्लस 2I0 4I0, तब तो ये सही है। बट इफ इंटेंसिटीज आर डिफरेंट देन मैक्सिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी 4I0। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट
ये स्टेटमेंट गलत हुआ। सही कब होता? जब लिख देता टू आइडेंटिकल स्लिट्स। अगर आइडेंटिकल लिख देता तब ये सही हो जाता, क्योंकि तब दोनों स्लिट की वजह से इंटेंसिटी सेम आती। सेकेंड स्टेटमेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, इसका थर्ड वाला सही कर लीजिए। धीरे धीरे पेपर की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल कैन नॉट बी, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा ये 1 से बड़ा ही होता है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी लेस देन 1। मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो 4, 1, 6 ये सब 1 से बड़े हैं, 0.5 1 से छोटा है। तो यही इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 49, तो ये फार्मूले का क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R और Cp अपॉन CV बराबर गामा। तो Cp की जगह लिख दिया गामा CV माइनस CV बराबर R, तो CV बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp बराबर गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूले बच्चों को याद रहते हैं। और गामा दिया है, Cp पूछ रहा है, Cp और CV दोनों पूछ रहा है, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। पहले CV निकाल लेते हैं। तो CV हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1, तो 1.55 माइनस 1, तो R अपॉन 0.55, तो ये हो जाएगा 100 R अपॉन 55। 5 से काट दीजिए तो 20/11 R। तो पहले अब ये CV निकली है, ये 21/11 है गलत, और ये 11/7 तो बिल्कुल गलत। अब Cp निकालते हैं। Cp इज इक्वल टू गामा से इसमें गुणा कर देंगे, गामा R बाई गामा माइनस 1। तो गामा है 1.55 इंटू R अपॉन नीचे था 0.55, ये 1.55 माइनस 1 है जैसे पहले किया था। तो 155 अपॉन 55 R, इसमें से 1 माइनस कर दिया। अब 5 से फिर काट दिया, तो 5 से 15, 5 एकम 5 और 31/11 R। तो ठीक है, ये Cp वाला सही है, यही फर्स्ट आंसर हो गया, सीधा फार्मूला बेस्ड था। अब चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन। ये रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड 60 ओम। तो RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा T। तो पहले दोनों लिख दीजिए। 20 डिग्री सेल्सियस पे है 20, तो 20 बराबर R0 1 प्लस 20 अल्फा, और 60 बराबर हो गया मेरे पास R0 1 प्लस 500 अल्फा, और तुम्हें निकालना है 80 पर। तो वो मान लीजिए रेजिस्टेंस है R, और ये R0 1 प्लस 80 अल्फा। अब आप इसको करेंगे कैसे? सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे? तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 60/20 इक्वल टू 1 प्लस 500 अल्फा अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा।
तो ये आ जाएगा 3 + 60 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 500 अल्फ़ा। तो 2 बराबर 440 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर 1/220। और एक बार फिर इन दोनों को भाग दे दीजिए। तो R/20 बराबर 1 + 80 और अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए 220। 1 + 20/220। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 220 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 220 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 220 + 80 300 हो गया। ये हो जाएगा 220 + 20 तो ये 240 हो गया। 220 ऊपर से नीचे कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया। तो R बराबर हो जाएगा 30/24 इंटू 20। 6 से काट दो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और ये 4 पचे 20। आंसर आ गया 25 ओम। इसके साथ पेपर हो गया ख़त्म। अब कैसा लगा डिस्कशन ये कमेंट में बताना। थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।